नमस्कार रेल साथियों। YouTube चैनल पर बीआर क्लासेज में आपका स्वागत है। और बीआर क्लासेज फॉर रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स में जिस वीडियो को हमने शामिल किया है वो वीडियो 9 जुलाई 2022 जयपुर डिवीजन का पेपर है। जो कि आपके ये कल आयोजित क्या 9 जुलाई 9 जुलाई 9 जुलाई 2022 को आयोजित हुआ था। तो इस वीडियो में हम इसको सोल्व करेंगे। इस वीडियो में हम इसको सोल्व करेंगे और ये जयपुर डिवीजन का पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर को अपन। ये 9 जुलाई 2022 का पेपर है। इसका समय था 10 से 12 और एक नंबर से हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। सारे WLI के जो इंस्ट्रक्शन है, जो सब एग्जाम, जो जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें जो इंस्ट्रक्शन आते हैं वो सभी के, इसके भी इंस्ट्रक्शन वही है। 1/3 नेगेटिव का प्रावधान है। 2 घंटे का टाइम था और 2 घंटे का टाइम था। 110 इसमें प्रश्न हैं जिनमें से मैक्सिमम आपको 100 करने हैं। राजभाषा के 10 प्रश्न एक्स्ट्रा हैं, उनमें से आप ले सकते हैं। मैक्सिमम 100 से ज़्यादा आप कर नहीं सकते। तो चलिए इसमें जो पहला प्रश्न है वो देख लेते हैं। जो पहला प्रश्न है वो है अतिरिक्त 30% पेंशन भोगियों को कितने वर्ष से लेकर कितने वर्ष की आयु के बाद देय है। तो यहाँ 30% का इन्होंने लिया है, 30% पेंशन का लिया है। तो इसका एक सीधा सा फंडा है कि यदि आपसे 20% का जो फंडा चलता है वो आपके 80 से 85 के बीच चलता है और 30% का जो चलता है वो आपके 85 से 90 चलता है और 40% है जो आपके 90 से 95 चलता है और 95 से 100 के बीच ये 50% रहता है। और यदि हम 100 से अबोव की बात करें, 100 से अबोव की बात करें, 100 से अबोव की बात करें तो यहाँ फिर 100% हो जाता है। तो यहाँ पे जो 30% की बात कर रहा है, इसलिए जो ये 30% की बात कर रहा है तो 85 से 90 हो जाएगा, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 1 है उसमें जो आपका आंसर 85 वर्ष से लेकर 90 वर्षों तक, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ आपका फर्स्ट में बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है ये, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। प्रश्न नंबर जो 2 है HOER है, हावर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन वर्गीकरण में परिवर्तन के मामले में अपीलीय प्राधिकारी कौन है। तो ये प्रश्न आपके BRC डिवीजन में भी अभी महीने 1.5 महीने पहले ही आया था। उसमें जो रेलवे आंसर की थी वहां पे इसमें तर्क वितर्क चला प्रश्न ए में और ये क्षेत्रीय श्रम आयुक्त में। तो काफी कमेंट्स आए, उसमें किसी ने PCPO बताया
और किसी ने इसको RLC बताया। लेकिन जो फिर रेलवे आंसर की ने भी माना तो वो ऑप्शन डी माना, अपीलीय प्राधिकारी पूछा है इसलिए RLC आएगा, क्षेत्रीय श्रम आयोग। तो यहाँ जो दूसरे में आंसर बनेगा आपका वो डी ऑप्शन बनेगा, यानी दूसरे में डी। फिर जो आपका तीसरा प्रश्न है वो भी HOAR से संबंधित है। हाउस ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन वर्गीकरण में परिवर्तन के लिए कितने दिनों में अपील दायर की जा सकती है? तो उसके लिए 90 दिन है, सीधा सीधा आंसर है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 है वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के प्रावधानों के अनुसार जहां कर्मचारियों की संख्या 1000 से कम है वहां वेतन भुगतान की समय सीमा क्या है? तो वहां वेतन भुगतान की समय सीमा है आपके 7 डेज। वहां आपके वेतन भुगतान की है जो वो है 7 डेज है, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है 4 का ऑप्शन ए, इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। भारतीय रेलवे में कर्मचारी कल्याण कोष का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये SBF से संबंधित प्रश्न है, और इस प्रश्न पत्र में SBF संबंधित से 3-4 प्रश्न हैं। 4 प्रश्न SBF से संबंधित है इस पेपर में। तो जो इसका SBF का जो फुल फॉर्म होता है वो स्टाफ बेनिफिट फंड होता है। ये रेलवे में आपके 1931 में लाया गया था, ये सीधा प्रश्न है। और इसमें जो पहले अंशदान की राशि जो 500 रुपए थी कर्मचारियों की, वो बढ़ाकर इसमें अब 800 रुपए कर दी गई है। ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो SBF में यहाँ जो पूछ रहा है वो वर्ष पूछ रहा है, तो आपका 1931 है जो आपका सीधा सीधा आंसर है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो 5 में आपका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो प्रश्न संख्या 6 है वो भी आपके कर्मचारी हित लाभ निधि से ही है, SBF से ही है, स्टाफ बेनिफिट फंड से ही है। तो जो प्रश्न संख्या 6 है वो कर्मचारी हित लाभ निधि के तहत निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि की जा सकती है? तो यहाँ पे जो गतिविधियां हैं वो पहली है महिला सशक्तिकरण की गतिविधियां, बिल्कुल SBF में ये होती है। फिर है दूसरी जो आपकी ऑप्शन बी है सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, वो भी SBF का काम है, ये भी गतिविधि करता है SBF। तीसरा जो ऑप्शन है आपका सी है उसमें स्काउट और गाइड गतिविधियां हैं, तो ये भी SBF का कार्य है। तो यहाँ जो तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ जो आंसर बनेगा आपका उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कहीं कोई गलती की संभावनाएं नहीं है। प्रश्न जो 6 है उसमें उपरोक्त सभी आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए रेल साथियों, आगे जो प्रश्न नंबर 7 है उसमें हम देखते हैं जो रेलवे कंडक्ट रूल 1966 है, रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 का जो नियम है वो पूछ रहा है कि किस नियम के तहत एक रेल सेवक को राजनीतिक दल का सदस्य बनने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। यानी किस नियम के तहत वो एक राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बन सकता? तो जो आपका रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 है उसका जो नियम 5 है वह एक रेल सेवक को किसी राजनीतिक दल का सदस्य बनने से प्रतिबंधित करता है। तो यहाँ जो आपका नियम 5 है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर हम यहाँ बात करें नियम 6 की बात करें तो नियम 6 होता है रेल सेवक द्वारा संघ या संगठन में शामिल होना। यहां वो पूछ रहा है राजनीतिक दल, तो राजनीतिक दल के लिए नियम 5 बिल्कुल करेक्ट है। तो जो नियम 6 है वो नियम 6 है जो आपके रेल सेवक द्वारा संघ या संगठन में शामिल होने से है, तो ये यहां आंसर नहीं बनेगा। और जो आपका नियम नंबर 7 है वो प्रदर्शन से है, जो नियम नंबर 7 है वो प्रदर्शन से है, तो यहां भी ये आंसर नहीं बनेगा। और जो आपके नियम नंबर 4 है जो नियम नंबर 4 है वो यहां किसी नियम नंबर जो 4 है वो है आपके कि
रेलवे जो कर्मचारी है तो वो कर्मचारी यानी कि रेलवे का जो नजदीकी रिश्तेदार है या भाई भतीजावाद है, यानी रेलवे का जो रिश्तेदार है या भाई भतीजावाद है, तो वो किसी कंपनी या फर्म में उसको रोजगार नहीं दिलाने से है नियम नंबर 4। तो ये भी यहाँ आपका आंसर नहीं बनेगा, इसलिए जो नियम B5 है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ ऑप्शन B7 में करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 8 है, सेवा से हटाए गए रेल कर्मचारी को दिए जाने वाला अधिकतम अनुकंपा भत्ता क्षतिपूर्ति पेंशन का है, तो वो 2/3 है। यहाँ सीधा सीधा आंसर है, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा वो बी आंसर बनेगा साथियों। नेक्स्ट है, सूचना के अधिकार अधिनियम की किस धारा में सूचना के प्रकटीकरण से छूट का उल्लेख किया गया है? तो जो 9 नंबर का प्रश्न है साथियों, सूचना के अधिकार अधिनियम की किस धारा में सूचना के प्रकटीकरण से छूट का उल्लेख किया गया है? तो वो है आपके 9 में सी, धारा 8। धारा 8 में सूचना के प्रकटीकरण से छूट का उल्लेख किया गया है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो सी बनेगा, धारा 8। चलिए, ये जो प्रश्न है ये प्रश्न बीआरसी डिवीजन में भी पूछा गया था, और यह प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ट्रेड यूनियन बनाने की स्वतंत्रता देता है? तो ये बीआरसी डिवीजन का भी इसमें पूछा गया था। तो यहाँ पे जो ट्रेड यूनियन बनाने की जो स्वतंत्रता देता है वो आपका अनुच्छेद 19(1)(c) यानी आर्टिकल आपका 19(1)(c) आपको यहाँ ट्रेड यूनियन बनाने की स्वतंत्रता देता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए, रेल सेवक अनुशासन और अपील नियम 1 अक्टूबर 1968 के अनुसार मानक प्रपत्र संख्या 8 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति के लिए। ये जो आप देख रहे हैं ऑप्शन बी, प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति के लिए, तो 11 में यहाँ आपका आंसर बी बनेगा, प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति। इसके लिए आप SF8 का प्रयोग किया जाता है। और ये जो ऑप्शन ए है, जांच अधिकारी की नियुक्ति, इसके लिए 7 का प्रयोग किया जाता है। निलंबन आदेश का जो निरीक्षण होता है उसके लिए SF4 का प्रयोग किया जाता है, SF4 का प्रयोग किया जाता है, और निलंबन का आदेश SF1 है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए, प्रश्न संख्या जो 12 है वो देख लेते हैं क्या कह रहा है। कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 की बात कर रहा है ये, के तहत निम्नलिखित में से किसे मुआवजे के भुगतान के उद्देश्य से मृत कामगारों को आश्रित माना जाता है? तो यहाँ अपन पहला अगर देखते हैं, नाबालिग भाई या अविवाहित बहन या विधवा बहन, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। एक विधवा बहू भी करेक्ट है। पूर्व मृतक पुत्र का नाबालिग बच्चा भी यहाँ करेक्ट है। और जो चौथा प्रश्न है वो पूर्व मृतक पुत्री का अवयस्क बच्चा, जहाँ बच्चे का कोई माता पिता जीवित नहीं है, वो भी करेक्ट है। और यहाँ पैतृक दादा दादी यदि कार्यकर्ता का कोई माता पिता जीवित नहीं है, तो ये भी करेक्ट है। इस हिसाब से हम देखें तो ये पांचों करेक्ट हैं, और ये पांचों आपके ऑप्शन डी में है। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ बैठ रहा है वो आपका 12 में डी बैठ रहा है, यानी करेक्ट आंसर आपका 12 में डी बैठ रहा है। फिर हम बात करते हैं कि जो प्रश्न जो 13 है, प्रश्न नंबर जो 13 है वो आपके एनपीएस की बात है। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस ये 1/1/2004 के बाद के कर्मचारियों के लिए लागू है साथियों, ये आप सब जानते हैं। और ये पहले न्यू पेंशन स्कीम था, अब इसको राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कर दिया गया, यानी नेशनल पेंशन सिस्टम इसको
कर दिया गया है। के लिए नियामक और प्रशासक है तो उसके लिए आपका RFRDA, ये आपका आंसर होगा। तो हिंदी में इसकी फुल फॉर्म होती है पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण। तो यहाँ जो 13 में आपका आंसर बनेगा वो सी आंसर इज करेक्ट बनेगा। प्रश्न नंबर यहाँ 14 है, परिवार पेंशन का भुगतान किस क्रम में किया जाता है? तो पारिवारिक पेंशन आपके 1/1/1964 से लागू हुई थी और इसका जो क्रम है देने का वो मैं आपको बता देता हूं। वो क्रम है आपका, सबसे पहले रेल सेवक की पत्नी, फिर 25 साल से कम उम्र का एक बच्चा, फिर जीवन भर के लिए विकलांग बच्चा, और फिर 25 वर्ष के से अधिक की आयु की अविवाहित विधवा या तलाकशुदा पुत्री जिसका पुनर्विवाह तक जब तक उसका पुनर्विवाह नहीं हो जाता। तो ये जो आपका क्रम है बिल्कुल सही है। पहले फर्स्ट है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो ये क्रम बिल्कुल सही है, 1 2 3 4। तो ये किस ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन ए में है। इसलिए जो 14 में जो आपका आंसर बनता है वो 14 में ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। 14 में ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ जो प्रश्न नंबर 15 की बात कर रहे हैं अपन, ग्रुप बी अधिकारी के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ ग्रुप बी में कौन आता है? ग्रुप बी में और ग्रुप ए में अधिकारी लोग ही आते हैं, तो उनकी बात चल रही है। रेल सेवक अपने रिश्तेदारों या दोस्तों से कितनी राशि तक का उपहार स्वीकार कर सकता है, लेकिन इतने मूल्य से अधिक होने पर सरकार को सूचित करेगा। तो जो ग्रुप बी अधिकारी है वो 15,000 तक की राशि के उपहार स्वीकार कर सकता है। यदि वो इससे ऊपर करता है तो सरकार को सूचित करना पड़ेगा। तो यहाँ आपका 15 में बी आंसर इज करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है? निलंबित कर्मचारी को पूरे कैलेंडर माह के लिए परिवहन भत्ता प्रदान किया जाता है, तो उसको कोई परिवहन भत्ता प्रदान नहीं किया जाता है, 0 है। तो यहाँ पे भी आपका बी में 0 है, तो यह आपका बी आंसर इज राइट। यहाँ आरबी लेटर नंबर दिया हुआ है साथियों, तो पढ़ लेते हैं प्रश्न संख्या 17 में। आरबी नंबर 101/2018 के अनुसार मौजूदा घर के विस्तार के लिए, ध्यान रखिएगा ये गृह निर्माण की राशि नहीं है, ये उसके मकान मरम्मत की राशि है। उसके लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस की अधिकतम राशि क्या है? कितनी राशि वो मैक्सिमम मकान मरम्मत के लिए कितनी राशि, हाउस बिल्डिंग एडवांस की राशि कितनी मैक्सिमम वो स्वीकृत होगी, अधिकतम राशि क्या है? यानी विस्तार के लिए, यानी मरम्मत के लिए, विस्तार के लिए। तो यहाँ पे अगर हम ये आरबी नंबर 101/2018 देखते हैं तो उसके अनुसार यहाँ जो 17 का आंसर बी करेक्ट है, बी करेक्ट है 10 लाख। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और ये सीधा सीधा है, फुल फॉर्म पूछ रहा है यूडीएम की, और यूडीएम की फुल फॉर्म कहाँ के संदर्भ में? स्टोर प्रबंधन के संदर्भ में। तो इसका यूजर डिपो मॉड्यूल हो जाएगा, यूजर डिपो मॉड्यूल। तो ये आपके ऑप्शन डी में है, ये आपके ऑप्शन डी में है। तो 18 का यहाँ जो आंसर बनेगा वो डी बनेगा, यूजर डिपो मॉड्यूल। और यहाँ पे जब 19 की बात करते हैं साथियों, तो जो 19 है, मुख्यालय के 20 किलोमीटर के भीतर सेवानिवृत्ति पर स्थानांतरण के मामले में सीटीजी का कितना हिस्सा स्वीकार्य है? तो वो 80% है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 20 है, आरटीआई के तहत पैरा 8A की कौन सी उपधारा ऐसी जानकारी से संबंधित है जो जांच की प्रक्रिया या अपराधियों की गिरफ्तारी या अभियोजन की प्रक्रिया में बाधा डालती है और फिर इनकार किया जा सकता है? तो वो है आपकी एच, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। स्कूल पास एक वर्ष में कितने पूर्ण सेट तक सीमित है? तो आप सेट में 6 हो जाएंगे, और आप सेट में 6 हो जाएंगे, फुल सेट में 3 हो जाएंगे। तो 3 यहाँ आपका राइट आंसर है, जो कि 21 में ए, 3 सेट करेक्ट आंसर। फिर चलते हैं साथियों, हम 22 नंबर पे चलते हैं। प्रश्न संख्या जो 22 है वो बोल रहा है एमओयू के अनुसार एक साल में स्वीकृत पदों का कितना प्रतिशत सरेंडर किया जाना है, समर्पण किया जाना है? तो वो 1% होता है, 22 में ए।
इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल का पैरा 228 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये गलत पदोन्नति से संबंधित है। गलत पदोन्नति आपके डी ऑप्शन में है, तो ये डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा 23 में। देखो साथियों, ये प्रश्न सीधा सीधा है जो 24 है, इसमें कहीं कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। ये सीधा सट आंसर है और ये बार बार रिपीट होता है। अगर आप पिछले पेपरों का अध्ययन करेंगे किसी भी डिवीजन का, तो उनमें ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है कि कम्यूटेशन के बाद मूल पेंशन को कितने वर्षों बाद बहाल किया जाएगा। तो ये रिस्टोर होता है तो 15 वर्ष के बाद में होता है। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है सीधा सीधा। तो 24 में 80 हो जाएगा। 25 की बात करते हैं। कौन सा मास्टर सर्कुलर डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968 नियमों से संबंधित है? तो वो है आपका 66 एंड 67। तो यहाँ ऑप्शन ए आंसर इज करेक्ट हो जाएगा। इसमें कहीं कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा चिकित्सा विभाग से संबंधित नहीं है? तो ये जो आपका डायरेक्ट आंसर पे आते हैं नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, यानी राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली, यानी नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। तो ये इंक्वायरी सिस्टम से, इसलिए ये चिकित्सा विभाग से संबंधित नहीं है। बाकी यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड आपके उससे संबंधित है। और जो ये RELS है, रिटायर्ड एम्प्लॉय लेबरलाइज्ड हेल्थ स्कीम 1997 है, ये भी आपके चिकित्सा विभाग से संबंधित है। और CTS भी आपके चिकित्सा विभाग से संबंधित है। तो यहाँ डी ऑप्शन है जो नहीं है, क्योंकि नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम है, ये अलग है। तो ये डी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यहाँ जो 27 में पूछा है RRSK की फुल फॉर्म पूछा है, तो RRSK राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष हो जाता है। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो 28 है, विकलांग आरक्षण हेतु रोस्टर कितने पॉइंट्स का बनाया जाता है? तो वो 100 पॉइंट्स का बनाया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल करेक्ट है 28 में डी। प्रश्न संख्या जो 29 है, रेलवे परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित भूधारक को दी जाने वाली मुआवजा राशि क्या है? तो वो 5 लाख है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न जो 30 है, देखिए यहाँ यदि आपको चारों में से भी एक भी आता है ना, तो यह आपका आंसर बैठ जाएगा। अब जैसे मुझे एक आता है शिकायत निवारण का 30 दिन है, मुझे एक क्लियर पता है, मुझे ध्यान था, ये पहले से क्लियर पता है। तो मैंने देखा पहले में थर्ड, तो मैंने यहाँ थर्ड किसी में नहीं पाया, पहले में मैंने देखा यहाँ सी में पहला थर्ड है, तो मैंने इसी के आधार पे इसको आंसर चुन लिया। ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसमें जो CTG की स्वीकृति है वो 45 दिन है, तो आपका ये फोर्थ हो जाएगा। और जो इसमें PF अग्रिम की जो मंजूरी है वो 7 दिन है, तो ये 2 हो जाएगा। और इसमें जो मंडल स्तर पर जो अनुकंपा आधार पर जो नियुक्ति है उसका टाइम 30 दिन का है, तो यहाँ थर्ड हो जाएगा। लेकिन यदि चारों में से आपको एक भी आता है, मुझे यहाँ एक आता था, शिकायत निवारण का आता था, इसलिए मैंने इसको पहले झपके में ही पकड़ लिया यहाँ सी। तो ये यहाँ सी आपका करेक्ट है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा इस प्रश्न को। प्रश्न जो 31 है, ये देख लीजिए, हॉस्टल सब्सिडी का दावा करने के लिए आवास और हॉस्टल के बीच कितनी न्यूनतम दूरी का होना आवश्यक है? तो वो मिनिमम 50 किलोमीटर है। ये डायरेक्ट प्रश्न है और इसका डी आंसर इज करेक्ट है। 31 में आपका डी हो जाएगा। और ये जो 32 प्रश्न है, इसको मुझे बड़ा मजा आता है पढ़ाने में। ये 2000 किलोमीटर से अधिक स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने का समय पूछ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि जिसने मेरे से ये प्रश्न एक बार पढ़ लिया हो, या जिसने मेरा यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख लिया हो, वीडियो पिछले देख लिए हो, मुझे नहीं लगता कि उस बंदे ने ये प्रश्न गलत करके आया होगा, क्योंकि इसका सीधा सीधा फंडा ये है, यदि ये ऑन रिक्वेस्ट और म्यूचुअल ट्रांसफर पर ये नियम लागू नहीं है। ये किस पर है? ये प्रशासनिक आधार पर जो ट्रांसफर होता है, जो प्रशासन आपका ट्रांसफर करता है, उसके ऊपर ये प्रश्न है। यदि मान लीजिए प्रशासन आपका ट्रांसफर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच करता है और उसकी दूरी आपके 1 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक है,
तो आपका वहां जो ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा वो 10 दिन का दिया जाएगा, 10 दिन का दिया जाएगा। और यदि मान लीजिए वो दूरी आपसे 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है तो उसमें आपको ज्वाइनिंग टाइम 12 दिन का मिलेगा, 12 दिन का, 12 दिन का उसमें आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। और मान लीजिए वो दूरी आपकी 2000 किलोमीटर से अबोव है, 2000 किलोमीटर से अबोव है तो उसमें आपको 15 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। अब इसमें एक शर्त है, शर्त यह है कि वो दूरी ये 2000 किलोमीटर से ऊपर होनी चाहिए और आप ट्रेन या बस से नहीं जा करके आप हवाई जहाज से जाते हैं, हवाई मार्ग से, तो आपको हवाई जहाज से जाने पे 12 दिन मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा जब दूरी 2000 किलोमीटर से अबव हो। तो यहाँ हवाई जहाज से तो पूछा नहीं, यहाँ से तो सिर्फ सीधा सीधा पूछा है 2000 किलोमीटर से अधिक स्थान पर कार्यवाही करने का समय क्या है, तो वो 15 दिन आपका सी आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक ज्वाइनिंग टाइम में एक फायदा और है, यदि मान लो 2000 से ऊपर की किलोमीटर की दूरी है या जो भी जिस भी टाइम में, मान लो इसमें 10 दिन बच रहे हैं, इसमें 12 दिन लगते हैं, इसमें 15 दिन लगते हैं, हवाई जहाज से 12 दिन, यदि ये ज्वाइनिंग टाइम मान लीजिए आप हवाई जहाज से यात्रा करिए एक ही दिन में पहुंच गए और दूसरे दिन वहां जाके ज्वाइनिंग कर ली, तो ये जो हवाई जहाज से 12 दिन मिलते हैं इसमें एक ही दिन आपका खर्च हुआ, तो ये 11 छुट्टियों का क्या होगा, तो ये आपके LAP अकाउंट में जोड़ दी जाएगी, ये आपके प्लस कर दी जाएगी LAP अकाउंट में। तो ये चीज और यहाँ ध्यान रखिएगा आप। अब यहाँ किस प्लान हेड का संबंध परीक्षण से है, तो ये जो प्लान हेड आपका 65 है इसका ट्रेनिंग से प्रशिक्षण से संबंधित है, तो यहाँ डी ऑप्शन आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ प्रश्न संख्या, ये रेलवे कंडक्ट रूल 1966 का प्रश्न है, ये कह रहा है कि रेल सेवक आचरण नियमावली का नियम 15 किससे संबंधित है, तो ये 15 निजी व्यापार व नौकरी से संबंधित है, यह आपको ध्यान रखना है। और ये जो दहेज है, ये दहेज 13A है कंडक्ट रूल, और ये जो उपहार है ये 13 है, और ये दहेज 13A है, यहाँ A का फर्क है। और जो ये सरकार की आलोचना है ये आपका नियम 9 है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये जो 15 है, नियम 15, ये आपके निजी व्यापार व नौकरी से है, तो यहां सीधा सीधा आंसर आपका सी बनता है। प्रश्न संख्या जो 35 है, देखिए यह प्रश्न में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ दो चीज है, काफी लोग इसमें सी बता रहे हैं और काफी लोग इसमें ए बता रहे हैं और काफी लोग इसको डिलीट करने के लिए भी बोल रहे हैं कि इसको छेड़ो मत, छोड़ दो, डिलीट। लेकिन हम इस प्रश्न का यदि बारीकी से निरीक्षण करते हैं और अंग्रेजी वर्जन को मान्यता, वैसे भी रेलवे में अंग्रेजी वर्जन को मान्यता दी जाती है, तो अंग्रेजी वर्जन के अनुसार इस प्रश्न को हम देखते हैं तो इसका उत्तर ए आता है और काफी लोगों ने इसका सी लिया है। तो सी भी सही है, ए भी सही है, लेकिन सवाल यह है कि जब अंग्रेजी वर्जन को ज्यादा महत्व दिया जाता है, विभागीय परीक्षाओं में अंग्रेजी वर्जन को ही माना जाता है, तो यदि अंग्रेजी वर्जन को देखा जाए तो इसका जो उत्तर है वो ए बैठता है। और ए में क्या है, ए में 1 और 2 है, यानी कि जो पहला और दूसरा ऑप्शन है वही सही है, तीसरा यहाँ गलत है। पहला कह रहा है कि पूर्ववर्ती ग्रुप डी स्टाफ के बच्चे केवल ग्रुप डी में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के पात्र, हाँ बिल्कुल सही है। राजपत्रित अधिकारी के बच्चे अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के पात्र नहीं, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ तीसरे को गलत माना गया है, अस्थायी स्थिति वाले नियमित श्रमिक जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है के आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की अनुमति नहीं है, तो इसको यहाँ गलत माना गया है। तो ये पहला और दूसरा सही है, उसके आधार पे ये ऑप्शन ए इज करेक्ट है। लेकिन ये कब है, ये अंग्रेजी के अकॉर्डिंग है। और सी इसका उत्तर काफी लोगों ने बताया, तो ये भी सही है, अगर इसको देखा जाए तो ये उस हिसाब से सही है, लेकिन ये हम अंग्रेजी को अगर वर्जन को मानते हैं तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है। और काफी लोग इसका उत्तर जो कमेंट्स में और मेरी टीम ने प्रयास किया तो उसमें ये सी निकल के सामने आ रहा है, लेकिन हम अंग्रेजी वर्जन को मान्यता देते हैं तो अपना ऑप्शन ए इज करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट है।
प्रश्न नंबर 36 है, सेवानिवृत्ति के समय रेल सेवकों को दिए जाने वाले गोल्ड प्लेटेड सिल्वर मेडल का वजन कितना होता है? तो यह आपके लगभग 20 ग्राम होता है। तो यह सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ करेक्ट है। प्रश्न संख्या 37 है, कौन सा मास्टर सर्कुलर स्टाफ बेनिफिट फंड के नियमों से संबंधित है? तो यहाँ पे जो आपका जो मास्टर सर्कुलर 4 है वो आपके SBF से संबंधित है, उसके नियम से, रूल से संबंधित है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो सी आंसर इज करेक्ट है। प्रश्न संख्या 38 है, एक सप्ताह में एक गहन कर्मचारी के ड्यूटी के रोस्टेड घंटे हैं। तो जो इंटेंसिव के लिए है गहन, यहाँ गहन शब्द पकड़ना पड़ेगा आपको। तो इंटेंसिव के लिए यहाँ अपन 42 घंटे हैं, 42 घंटे। तो ये 42 सी में है, जो कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर अपन बात करते हैं 39 नंबर के प्रश्न की। तो इसमें जो 39 नंबर का प्रश्न है वो है, साप्ताहिक विश्राम के कम से कम 30 घंटे होने चाहिए, 30 घंटे होने चाहिए। तो 30 घंटे होने चाहिए उस रेल सेवक का जिसका रोजगार निरंतर के रूप में वर्गित किया गया, यानी कंटिन्यूस में। तो उसके लिए 30 होना जरूरी है, जो कि 30 आपके ऑप्शन ए में है। तो यहाँ ए आंसर इज करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 40 है, टेंडर से संबंधित है, निविदा से। जहां तकनीकी और वित्तीय BID मांगी जाती है उनका मूल्यांकन अलग अलग किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें सिंगल टेंडर कहा जाता है, एकल निविदा। तो यहाँ जो 40 में है वो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट है। प्रश्न संख्या जो 41 है, उसमें अनुशासन और अपील नियम के तहत जांच अधिकारी पर पक्षपात के आरोप के मामले में प्रकरण किसको प्रस्तुत किया जाएगा? मान लीजिए जांच अधिकारी पर पक्षपात का आरोप लगता है, तो मामले को फिर किसको प्रस्तुत किया जाएगा? तो जांच अधिकारी पर जब आरोप प्रत्यारोप का आरोप लगता है तो फिर उसके बाद पुनरीक्षण अधिकारी को मामला सौंपा जाएगा। तो 41 में आपके बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नर्सों का पोशाक भत्ता कितना है? ये BRC डिवीजन में भी आया था, तो 1800 रुपये प्रति माह है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 42 में आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 43 का देख लेते हैं। 43 में कह रहा है, निम्न में से कौन NRTI वडोदरा के एक कोर्स में नहीं है? तो परिवहन में प्रबंधन में BBA वहां है, परिवहन प्रौद्योगिकी में BSc भी वहां है, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर में BTech भी वहां है। जब 3 अपने को पता है तो चौथा तो वैसे ही पता लग जाएगा। तो ये डी अपना यहाँ आंसर हो जाएगा। वहां जो परिवहन प्रौद्योगिकी में BTech नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। वहां पे ये नहीं है, तो यही आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ 43 में डी। प्रश्न नंबर 44 की बात करें, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट में स्व मूल्यांकन किस स्तर और से ऊपर के कर्मचारियों के लिए आवश्यक है? तो वो आपके JEE, MCM, स्टेशन मास्टर, आपके WLI, ये सब लेवल 6 में आते हैं। तो इनके लिए जितने भी कर्मचारी लेवल 6 में आते हैं उनके स्व मूल्यांकन है APR का। ये पहले इसको ACR नाम से जाना जाता था साथियों, पहले इसको ACR नाम से जाना जाता था, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। अब इसको 1/9/2008 के बाद इसको APR कर दिया गया। APR का मतलब एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट कर दिया गया इसको। पहले इसको ACR बोला जाता था। और इसमें APR में वेरी गुड का बेंचमार्क भी दे दिया गया है आपकी MECP के लिए, प्रमोशन के लिए। तो ये वेरी गुड जो MECP है उसके लिए वेरी गुड का बेंचमार्क दे दिया गया है। ये जो बेंचमार्क दिया आपके, ये आपके 25 जुलाई और 2016 को दिया गया था। तो यह आपके 1 जनवरी 2016 से 7 पे कमीशन लग गया था। इसका मतलब ये 7 पे कमीशन में आ गई है। दैट 25 जुलाई 2016 को इसको वेरी गुड का बेंचमार्क, ये क्वेश्चन आता है साथियों, डायरेक्ट प्रश्न है ये, वेरी गुड का बेंचमार्क। तो यहाँ पे जो 44 में आपका आंसर बनेगा वो बी ऑप्शन बनेगा, लेवल 6। चलिए प्रश्न जो 45 है, प्रश्न संख्या जो 45 है, स्प्लिट शिफ्ट में अनुमत ब्रेक की अधिकतम संख्या है। तो वो 2 ब्रेक 3 स्पेल है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए इज यहाँ करेक्ट आंसर है, 2 ब्रेक 3 स्पेल। प्रश्न नंबर 46 है, ब्रीफ केस प्रतिपूर्ति भत्ते की पात्रता 3 वर्ष में एक बार है साथियों। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
47 है, वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का वर्णन सामान्य वित्तीय नियमों के किस नियम में किया गया है? तो ये किया गया है आपके 21 में। वित्तीय औचित्यों के सिद्धांतों का वर्णन सामान्य वित्तीय नियमों के किस नियम में किया गया? तो नियम 21 में किया गया है। तो यहाँ पर जो 47 का आंसर बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा, यानी 47 में ए करेक्ट, नियम 21 बनेगा यहाँ आपका। प्रश्न संख्या 48 है, एक सेवानिवृत्त रेल सेवक कितने मामलों में एक ही समय में बचाव सलाहकार के रूप में कार्य कर सकता है? तो वो है 7 ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 39 है, रेल सेवक की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार हेतु कितनी धनराशि एसबीएफ से दी जाती है? स्टाफ बेनिफिट फंड से दी जाती है, यानी उसके अंतिम संस्कार के लिए। तो अंतिम संस्कार के लिए दी जाती है 10,000 रुपए। ऑप्शन सी आंसर इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 50 है, निम्न में से कौन सा सही है? ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा सही है, तो देख लेते हैं कौन सा सही है। ऐसे उम्मीदवार के मामले में जिन्हें प्रशिक्षण स्कूल में किसी प्रशिक्षण से गुजरना नहीं पड़ता है, वरिष्ठता आरआरबी भर्ती एजेंसी द्वारा सौंपे गए योग्यता क्रम के आधार पर निर्धारित की जाती है। हाँ, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न संख्या 2 है, जब एक ही चयन परीक्षा में 2 या अधिक उम्मीदवारों को समान योग्यता के घोषित किया जाता है तो उनकी सापेक्ष वरिष्ठता जन्म तिथि से निर्धारित होती है और बड़ा उम्मीदवार उसमें वरिष्ठ होता है। तो ये भी सही है। दोनों यहाँ जो आपके उत्तर है तो दोनों सही है। देखो, जो अगर समान मेरिट आ जाए आरआरबी में तो उनकी जो वरिष्ठता तय की जाती है, तो जन्म तिथि में जो बड़ा होगा ना उसको वरीयता दी जाएगी। फिर वहां जन्म तिथि देखी जाती है कैंडिडेट की, तो जन्म तिथि में जो बड़ा होगा वो वरिष्ठ माने जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो सी होगा, दोनों यहाँ सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 50 में, क्योंकि यहाँ दोनों पॉइंट सही है आपके, तो यहाँ सी हो जाएगा दोनों। प्रश्न संख्या 51 की बात करते हैं, तो इसमें भी देखो सर, ये एसबीएफ स्टाफ बेनिफिट फंड इसने पूछ लिया है वापस, और ये प्रश्न स्टाफ बेनिफिट के इसमें 4-5 प्रश्न आए हैं इस पेपर में। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी मेरी तरफ से एडवाइस है कि आप स्टाफ बेनिफिट फंड के टॉपिक को पूर्ण क्लियर करें। इसमें 3-4 प्रश्न बनते हैं जो मैं आपको क्लियर बता कर देता हूँ। एसबीएफ है जो, इसमें इसका पूरा नाम है स्टाफ, ये आप सभी जानते हैं, स्टाफ बेनिफिट फंड है इसका, बेनिफिट फंड है इसका पूरा नाम। और दूसरा ये ध्यान रखना है कि ये रेलवे में 1931 में लाया गया था, जो इसमें आया भी है प्रश्न। तीसरा ये कि इसके जो अंशदान की राशि है वो 500 से 800 कर दी गई है। और ये 2-3 प्रश्न इसमें मोस्ट बनते हैं। तो यहाँ जो इसका क्रेडिट का स्रोत पूछा है कि ऐसे जो एसबीएफ है उसमें जो क्रेडिट का स्रोत है, यानी जो क्रेडिट का स्रोत है वो क्या है? तो जो पहले जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल को जो वार्षिक अनुदान होता है वो इसका क्रेडिट स्रोत है, बिल्कुल सही है। जुर्माने से जो सभी रसीदें प्राप्त होती हैं वो भी इसका स्रोत है। 3 साल से अधिक का भुगतान न किया गया वेतन भी इसका स्रोत है। तो यहाँ जो बिल्कुल आपका है जो वो ए, बी और सी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ जो आंसर आपका बनेगा वो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, वो आंसर बन जाएगा करेक्ट। यहाँ जो आंसर बनेगा वो डी आंसर इज करेक्ट आपका बन जाएगा। 51 में डी हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं 52 का नंबर का प्रश्न देखते हैं। वो है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के लिए सबसे कम विफलता के तहत सर्वश्रेष्ठ के अंतर्गत न्यूनतम अंक क्या है? तो यहाँ बेस्ट फेलियर स्कीम है जो, उसमें आपके सर्वश्रेष्ठ अंतर्गत के न्यूनतम अंक है जो 20% चाहिए। यहाँ सीधा सा ये आंसर है, डायरेक्ट प्रश्न है। तो एसटीएससी के लिए यहाँ कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए सबसे कम विफलता के जो सर्वश्रेष्ठ अंतर्गत जो न्यूनतम अंक का परसेंटेज है वो आपका सी है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। तो यहाँ 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा, 20% आपका
राइट आंसर हो जाएगा। 53 है, दूसरा पूरक चयन किसके व्यक्तिगत अनुमोदन से किया जाता है? तो यहाँ पे जो दूसरा पूरक चयन किसके व्यक्तिगत अनुमोदन से किया जाता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा पीसीपीओ। पीसीपीओ पीसीपीओ के लिए यहाँ प्रमुख मुखिया कार्मिक अधिकारी जो वर्तमान में आपके श्री प्रभाष कुमार जी हैं, एनडब्ल्यूआर के पीसीपीओ वर्तमान में श्री प्रभाष कुमार जी हैं। तो यहाँ 53 में ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। और यह है साथियों प्रश्न संख्या 54 है, मंडल स्तर पर वर्ष में कितनी बार प्रेम की बैठक आयोजित की जाती है? तो मंडल स्तर पर यह आपके 3 महीने में एक बार की जाती है, 3 महीने में एक बार की जाती है डिवीजन लेवल पर। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन बैठेगा वो 54 में ए बैठेगा, 3 महीने में एक बार, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। 54 के अंतर्गत ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रश्न संख्या जो 55 है साथियों वो है, भारत स्काउट और गाइड गतिविधियों के लिए एक वर्ष में कितने विशेष आकस्मिक अवकाश दिए जा सकते हैं? तो वो 45 दिन है, वो आपके 45 दिन है, जो कि आपके ऑप्शन में 30 + 15 लिखा हुआ है। तो यही आपका 55 में ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए साथियों जो प्रश्न संख्या 56 है, तो यहाँ 50% पेपर अपना पूरा हो गया है, यहाँ तक 50% पूरा हो गया है। तो हम पार्ट 2 में हम ये 56 से 110 तक लेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। और ये आज ही अपलोड होगा, अभी थोड़ी देर में अपलोड होगा, तब तक वेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।